तो इजराइल और गाजा के अंदर ये जो जंग चल रही है उसे 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। अब आप इसे इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट कहें, इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट कहें या इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट कहें, एक ही बात है। पर हाँ, 1 साल से ज्यादा हो चुका है इस पूरी जंग को चलते को और कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। ये जंग शुरू हुई थी जब हमास ने अचानक से एक सरप्राइज अटैक करते हुए इजराइल के ऊपर कई हजार रॉकेट जो थे वो लॉन्च कर दिए थे। खैर, इजराइल ने अपने आप को उन रॉकेट से बचा तो लिया था, क्योंकि इजराइल के पास एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसे हम आयरन डोम कहते हैं। बट जवाबी कार्रवाई जब इजराइल ने शुरू करी गाजा पट्टी के अंदर हमास के खिलाफ, तब से यह कंफ्लिक्ट लगातार बढ़ता गया। अब ये कंफ्लिक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गाजा तक सीमित ना रहते हुए पूरा रीजनल कंफ्लिक्ट हो चुका है और मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अब इसकी चपेट में आ गई हैं। हम सब इसके ऊपर बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, आपने भी हमारी पहले वीडियोस देखी होंगी, हम लगातार इसके ऊपर बात करते आए हैं। पर आज हमारा मेजर एम रहेगा ये समझना कि इस पूरे 1 साल की जंग के दौरान क्या-क्या हुआ गाजा के अंदर, इसके चलते कैसे-कैसे क्राइसिस क्रिएट हुए हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएसए इजराइल को क्यों सपोर्ट करता है। आखिरकार क्या है इजराइल के अंदर ऐसा कि यूएसए जब से इजराइल एग्जिस्टेंस में आया है तब से उसको सपोर्ट करता आया है। तो दोस्तों, समझते हैं इस सारे सिनेरियो को, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दी आइए सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए जानते हैं इस पूरे कंफ्लिक्ट के बारे में। तो हम थोड़ा जान ले, इजराइल जो है वो सिर्फ गाजा के अंदर तो जंग लड़ नहीं रहा है, इस पूरे इलाके के अंदर बहुत सारे दुश्मन जो हैं वो इजराइल के मौजूद हैं। जैसे गाजा के अंदर हमास हो गया, इसके अलावा लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह हो गया, इराक के अंदर शिया मिलिशिया हो गए, सीरिया के अंदर भी शिया मिलिशिया हो गए, यमन के अंदर हाउथीज हो गए। इस पूरे के पूरे नेबरहुड के अंदर इजराइल का कोई भी अलाई नहीं है, बट कंटिन्यूसली इजराइल जो है वो इन सब के साथ लड़ रहा है, कभी कहीं पर कभी कहीं, बट स्टिल इजराइल को कोई डिफीट नहीं कर पाया है अभी तक। एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में इजराइल ने अपनी पहचान जो है वो एस्टेब्लिश की है इन सभी कंट्रीज के साथ, और इनके सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इजराइल ने सक्सेसफुली इनको डिफीट करने का काम किया है, और किसी भी कंट्री ने अभी तक इजराइल के अंदर इन्वेजन नहीं कर पाए हैं। तो आखिरकार क्यों, ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस पूरे 1 साल की जंग का क्या नतीजा निकला है। तो दोस्तों, 41,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन नागरिक की जान चली गई है जब से जंग शुरू हुई है। लगभग 1,000 के लगभग इजरायली सोल्जर्स या इजरायली नागरिकों की भी जान गई है। लगभग 95,000 जो पैलेस्टीनियन नागरिक हैं वो इंजर्ड भी हुए हैं एंड 2,15,000 से ज्यादा जो गाजा पट्टी के अंदर घर मौजूद थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इसके साथ साथ गाजा पट्टी के अंदर जो स्कूल थे, जो हॉस्पिटल थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। 2 लाख से ज्यादा या 2 मिलियन से ज्यादा गाजा के जो निवासी हैं, जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, वो अपने घर से इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। यानी कि वो अब अपने इलाके के अंदर नहीं रहते हैं, वो एक मेकशिफ्ट कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, जहां ना तो पीने का पानी है, ना खाने के लिए खाना है, ना बच्चों के लिए स्कूल है। तो एक बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो इस 1 साल की जंग के कारण गाजा के इलाके के अंदर, इजराइल के भी कुछ इलाकों के अंदर क्रिएट हुआ है, जिसके चलते पूरी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ने, इवन यूनाइटेड नेशन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है और इसके ऊपर जल्द से जल्द सीज फायर लगाने की मांग भी की है। तो ये तो हुआ 1 साल के अंदर, इसका नतीजा क्या निकला? बहुत ही बड़ा क्राइसिस है ये। हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो, ताकि जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी जो है वो वापस से सामान्य हो सके। बट आखिरकार इस पूरी जंग में, और इस पूरी जंग में भी नहीं, जब से इजराइल एग्जिस्टेंट में आया है तब से यूएसए इजराइल को सपोर्ट करता आया है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे कोई भी जंग हो, कोई भी इशू हो, हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई अगर इजराइल का कोई रहा है तो वो है अमेरिका। पर सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि अमेरिका को इससे क्या हासिल होता है, क्या मतलब है अमेरिका का इस पूरे के पूरे इजराइल को सपोर्ट करने से। तो देखो, जब से इजराइल एग्जिस्टेंट में आया, हम जानते हैं इजराइल नाम की पहले कंट्री मौजूद नहीं हुआ करती थी। यहां पर पहले पैलेस्टीन नाम की कंट्री हुआ करती थी एंड यहूदी लोग जो थे वो यूरोप के और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के अंदर फैले हुए थे। बट 1917 के अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है एंड ये सारा इलाका जो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करता था, क्योंकि ओटोमन एम्पायर को हरा दिया गया था, तो ये इलाका जिसको हम पैलेस्टीन एंड जॉर्डन बोला करते थे, ये ब्रिटिशर्स को दिया गया था मैंडेट के रूप में लीग ऑफ नेशंस के द्वारा। उसके बाद ब्रिटेन ने जॉर्डन को और पैलेस्टीन को अलग कर दिया था। बट जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होलोकास्ट शुरू हुआ, जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया, तब धीरे धीरे पूरे यहूदी लोग जो दुनिया भर में फैले हुए थे, उन्होंने एक मांग करी कि हम अपने एंसेस्ट्रल लैंड को ढूंढेंगे, हम वापस से जेरूसलेम के आसपास की धरती जो उनकी रिलीजन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो उनका घर था, वहां पर वापस जाएंगे और अपने लिए खुद का एक देश बनाएंगे। तो धीरे धीरे बहुत सारे यहूदी जो हैं वो पैलेस्टीन में पहुंचने लगे।
पैलेस्टीन में उन्होंने जमीनें खरीदनी शुरू करी, अपनी कॉलोनीज, अपनी बस्तियां बनानी शुरू करी और तब कहीं जाकर 1950s के दौरान यूनाइटेड नेशन का एक प्रपोजल आया था जिसमें पैलेस्टीन को 2 स्टेट्स के अंदर डिवाइड करने की बात की गई थी। यहूदियों को उनका खुद का होमलैंड इज़राइल देने की बात की गई थी एंड अरब नेशनल या पैलेस्टीनियंस को गाजा पट्टी एंड वेस्ट बैंक देने की बात की गई थी। खैर वो अभी तक पूरी तरीके से एप्लीकेबल तो नहीं हो पाया है। उसके बाद भी इज़राइल ने बहुत सारी जंग लड़ी, चाहे वो इजिप्ट के साथ जंग हो, चाहे जॉर्डन के साथ जंग हो, चाहे सीरिया के साथ जंग हो, चाहे 6 डे वॉर हो, चाहे पूरी अरब नेशंस के साथ वॉर हो, इज़राइल कभी भी नहीं हारा। इज़राइल छोटा सा कंट्री होने के बावजूद भी इन सभी कंट्रीज को डिफीट करता रहा और अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करता रहा। बट किसके सपोर्ट से? वही बात, यूएसए के सपोर्ट से इज़राइल ये सब कुछ करने में कामयाब रहा। यूएसए के सपोर्ट से ही इज़राइल ने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया और उस मिलिट्री का सहारा लेते हुए इज़राइल ने इन सभी कंट्रीज को इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जीत भी हासिल करी। बट यूएसए की ही अगर हम बात करें, यूएसए के सपोर्ट की बात करें, तो जब से इज़राइल एग्जिस्टेंस में आया है, यूएसए ने हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड दी है। अगर हम इन टोटल की बात करें तो यूएसए 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा की एड जो है वो इज़राइल को आज तक दे चुका है एंड हर साल 5 से 10 15 बिलियन डॉलर जो है वो हर साल अमेरिका के द्वारा इज़राइल को दिए जाते हैं। इसी का इस्तेमाल करते हुए तो इज़राइल जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बन गया है। बट सवाल है क्यों? यूएसए को क्यों एड देनी पड़ती है इज़राइल को? तो दोस्तों, जब यहूदी लोग इज़राइल के अंदर या पैलेस्टीन के अंदर आकर बसना शुरू हुए थे, तो बहुत सारे यहूदी लोग जो थे वो इज़राइल के साथ-साथ अमेरिका के अंदर भी आकर बसे थे। जर्मनी के होलोकॉस्ट से, हिटलर के होलोकॉस्ट से बचने के लिए। और जब सोवियत यूनियन एस्टेब्लिश हुआ था, तब सोवियत यूनियन के पास भी बहुत सारे यहूदी साइंटिस्ट मौजूद थे, इंजीनियर्स मौजूद थे। हिटलर के पास भी बहुत सारे यहूदी साइंटिस्ट और इंजीनियर मौजूद थे। बट उन सभी को अमेरिका ने अपने पास इनवाइट किया था। उन सभी को अमेरिका जो था वो अपनी कंट्री के अंदर लेकर आया था और धीरे-धीरे यहूदियों की बहुत सारी आबादी जो थी वो अमेरिका के अंदर भी क्रिएट हो गई। अब यहूदी भी अमेरिका के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लॉबी है, जो लगातार इज़राइल को सपोर्ट करने की मांग करते रहते हैं। इसीलिए अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते, अपने इलेक्शंस के चलते यूएसए की हर सरकार, यूएसए के हर प्रेसिडेंट ने इज़राइल को बहुत ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करी, क्योंकि उनके ऊपर दबाव हुआ करता था प्रो इजरायली या फिर प्रो यहूदी लॉबी का, जो अमेरिका के पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत ही मेजर पार्टिसिपेंट है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये था कि अमेरिका को इस पूरे मिडल ईस्ट के इलाके के अंदर एक ऐसी कंट्री चाहिए थी जो डेमोक्रेटिक इन नेचर हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। हर कंट्री के अंदर मोनार्कियल सिस्टम है या अलग अलग प्रकार का ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। तो अमेरिका खुद एक डेमोक्रेसी है और इसलिए अमेरिका को मिडल ईस्ट के अंदर एक ऐसी कंट्री चाहिए थी जो उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करती हो। इसलिए इजराइल को अमेरिका ने सपोर्ट किया और इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका के जो सिटीजन थे वो भी लगातार अमेरिका के ऊपर दबाव बनाते रहे। इसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। अमेरिका इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करना चाहता था, तभी उसने इस पूरे इलाके के अंदर अपने दबदबे को बनाने के लिए इजराइल को सपोर्ट किया, ये भी जानते हुए कि ये सभी कंट्रीज जो है वो इजराइल के अगेंस्ट हैं। जब भी इनके बीच में जंग होती थी, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता था और जंग को जब रोकना होता था तो मीडिएशन करने के लिए भी अमेरिका पहुंच जाया करता था। जब अमेरिका मीडिएशन करने के लिए पहुंचता था, मध्यस्थता करने के लिए पहुंचता था, तब इन सभी कंट्रीज को यही लगता था कि भैया अमेरिका तो बहुत पावरफुल नेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है, तभी वो इस जंग को रोकने के लिए हमारे सामने आया है। इसके चलते अमेरिका इन पूरी कंट्रीज के ऊपर अपनी हेजेमनी क्रिएट करने में, अपने आप को इन सब कंट्रीज के मुकाबले पावरफुल और सुपर पावर बनाने में कामयाब रहा। तो अमेरिका ने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर ली कि जब जब यहां पर क्राइसिस होगा, आप सभी कंट्रीज को मेरी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए इन सभी कंट्रीज को अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करना पड़ा। जो कंट्री अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन नहीं करती थी, वो भी अमेरिका की दुश्मन बन जाती थी, वो इजराइल की दुश्मन बन जाती थी और उनके बीच में जंग हो जाया करता था, क्राइसिस क्रिएट हो जाता था। तो अमेरिका ने अपने इस सारे के सारे जियोपॉलिटिकल गेम के चलते, इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के चलते, इस पूरे इलाके में इजराइल को हमेशा हमेशा सपोर्ट किया। ये भी अगला कारण हो गया। इसके बाद अमेरिका ने खुद भी टेररिज्म को फेस किया है। आप जानते ही हैं, 9/11 का 9/11 का हमला जो अमेरिका के ऊपर हुआ था, वो अमेरिका की हिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा काला दिन था। अब अमेरिका ने जब इस टेररिज्म को फेस किया तो वो इजराइल के साथ एम्पैथाइज कर पाए। जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया, तब अमेरिकन लोगों को लगा भैया ये तो हमारे साथ भी हुआ था, हमारे ऊपर भी हमला हुआ था। इसलिए उनके मन में आया कि इजराइल को सपोर्ट करना जरूरी है। इसलिए यूएस के सिटीजन्स ने भी डिमांड करी और यूएस से इजराइल का तो अलाई था ही। इसलिए इस गाजा और हमास के कन्फ्लिक्ट में अमेरिका हमेशा इजराइल का सपोर्ट करता रहा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया जो हमास है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए,
अगर आप पैलेस्टीनियन स्टेट को सपोर्ट करते हैं तब आप हमस को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। अगर आप इजराइल को सपोर्ट करते हैं तब आप हमस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस पाले में हैं। हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो ये बोलेंगे कि भैया ये जंग खत्म ही हो जानी चाहिए। इस जंग को जितना कंटिन्यू किया जाएगा उतना ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनेगा। एक टू स्टेट सॉल्यूशन जो हमेशा से ही भारत सरकार की भी मांग रही है कि दोनों की मांगों को सुनकर दोनों ही इलाके के लोगों को शांति दी जाए और जल्द से जल्द यहां पर इस सारे क्राइसिस को हटा दिया जाए। इसलिए इंडिया हमेशा टू स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्ट करता आया है और हम भी उसी के ही सपोर्ट में हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी राय आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते हैं। इसके बाद ये सभी कारण एक तरफ, इसके बाद एक मेजर कारण जो है जिसके चलते अमेरिका हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता आया है वो है अमेरिका के वेपन्स एक्सपोर्ट। अब जितना ज्यादा इस इलाके के अंदर क्राइसिस रहेगा उतने ही ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि हर कंट्री को अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है। अब इस पूरे मैप में अगर आप देखें, इस पूरे चार्ट में आप देखें तो वो कंट्रीज जो अमेरिका से सबसे ज्यादा वेपन्स एक्सपोर्ट करती हैं उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें यूएई है, उसमें कतर है, इराक है, इजराइल भी है। ये सभी कंट्रीज मिडिल ईस्ट में तो सिचुएटेड हैं। अब जितना क्राइसिस इस इलाके के अंदर चलता रहेगा इन कंट्रीज को उतने ही हथियार चाहिए होंगे। तो उन हथियारों को बेचते रहने के लिए भी अमेरिका को इस क्राइसिस को जिंदा रखना पड़ा या फिर इजराइल को लगातार सपोर्ट करना पड़ा ताकि ये क्राइसिस हमेशा बना रहे, हथियारों की जरूरत पड़ती रहे, जिसके चलते अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर भी बन गया। ये सबसे मेजर कारण है कि दूसरी कंट्रीज के अंदर क्राइसिस जो चल रहा है उसको अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने हथियार बेचो और उसी हथियारों के बाद मीडिएशन कराने, उसी क्राइसिस के बाद मीडिएशन कराने पहुंचो और अपनी हेजेमनी क्रिएट करो। ये हमेशा से यूएसए की सोच रही है और यूएसए ने इसी के चलते बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर क्राइसिस को इग्नोर करते हुए, जान माल की हानि को इग्नोर करते हुए, सिर्फ अपने पक्ष को ध्यान में रखते हुए दूसरी कंट्रीज के क्राइसिस को सपोर्ट किया, दूसरी कंट्रीज को अपना एलाई बनाकर रखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का इशू जिसको हमने बहुत डिटेल में समझा। अगर आप मेरी राय से एग्री करते हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा एंड उसके साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।